शुरू करें। आज हमें क्या करना था, हिंदू सक्सेशन एक्ट करना था, है ना। हमने मैरिज खत्म कर लिया था, सक्सेशन एक्ट करना था, ठीक है। अब देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट में पीटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, जो पीटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके लेटर पार्ट से, कि मान लीजिए किस पे डिवॉल्व होगा, है ना। मेल है तो उसका कैसे चलेगा, फीमेल है तो उसका कैसे चलेगा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले का जो इम्पोर्टेंस सेक्शन 6 है, अब फीमेल को आपको डॉटर को भी कुपार्टनर बना दिए, इक्वल राइट दे दिए, मगर वो मेंस पर्पज से आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीटी पर्पज से एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फैक्ट है देख लेने चाहिए, वो हम देख भी लेंगे। बाकी जो पीटी पर्पज से हमारे लिए जो है वो पीछे है, आर्ट से लेके उस तरफ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। देखो एक इसका आप सेक्शन जैसे 2 है, इसका भी सेक्शन 2 यही बताता है हिंदू, सेक्शन 2 वही बताता है हिंदू कौन है। जो हमने मैरिज में हिंदू पढ़ा है, सेम हिंदू की डेफिनेशन इसमें सेम, इसमें भी सेक्शन 2, उसमें भी सेक्शन 2, तो वो तो पढ़ने की तुम्हारी जरूरत है नहीं, ठीक है। हिंदू हिंदू सेम है। इसके बाद इसका डेफिनेशन क्लॉज है जो सेक्शन 3 है, तो डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे ए और सी देख लो, यही इंपॉर्टेंट है, ए और सी, एग्नेट एंड कॉग्नेट। कभी कभी सिंपल ऐसे पूछ लेता है कि एग्नेट कौन है, कॉग्नेट कौन है, जैसे हाफ ब्लड फुल ब्लड हम पढ़ रहे थे ना, ऐसी एग्नेट कॉग्नेट यूं के यूं पूछ देता है। तो एग्नेट बोल रहा है, कह रहा है वन पर्सन इज सेड टू बी एन एग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए और बी, अगर इनका रिश्ता आदमियों के थ्रू है, सिर्फ मेल्स के थ्रू है, ठीक है, तो ये कौन होंगे, एग्नेट होंगे। और अगर होली थ्रू मेल्स नहीं है तो कौन होंगे, क्या बोलते हैं उसे, कॉग्नेट होंगे। यही डेफिनेशन यू के यू पूछता है। एग्नेट कौन है, एग्नेट वो है जो होली थ्रू मेल रिलेटेड है, होली थ्रू जो मेल रिलेटेड है वो कौन है, एग्नेट है। और जो होली थ्रू मेल रिलेटेड नहीं है वो कौन है, कॉग्नेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सक्सेशन के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक ये चीज इसमें देख लिया। बाकी कस्टम वगैरह सेम है, फुल ब्लड हाफ ब्लड आपके लिए सेम है, और हेयर इंटरेस्टेड ये सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। इसमें जो डेफिनेशन थी उसमें मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए जो था ना, वो एग्नेट कॉग्नेट ही था। बाकी तो आपको पता ही है सारा, वो ये पूछ लेता बस कि एग्नेट कौन होते हैं और कॉग्नेट कौन होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये डेफिनेशन आप याद रखना। और इसमें आपका डायरेक्ट सेक्शन 6 पे ही आ जाओ आप, जो आपका जिसमें कुछ 2-4 पॉइंट है पीटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट देखने लायक। पहली चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता भी होगी, मैं बताऊंगा तो, कि अब डॉटर भी कौन है, डॉटर कौन है, कुपार्टनर हो गई है। डॉटर को क्या मिला है, इक्वल राइट मिल गया है। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये नहीं पूछता कि डॉटर कुपार्टनर हो गई है नहीं हो गई है, ये तो अलग बात होगी। डेट पूछ लेता है कभी कभी, है ना, डेट पूछ लेता है कि 2000 कब से ये हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2005 के अमेंडमेंट से हुआ है। कब से हुआ, 2005 के अमेंडमेंट से। पर्टिकुलर डेट अगर देखोगे तो 9 सितंबर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हो। देखो क्या कह रहा है, 6 देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, जो जो पॉइंट निकलते आएंगे उसके साथ में करते जाएंगे। हाँ 9 सितंबर बिल्कुल सही है, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है पीटी पर्पज से आपके। कह रहा ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, governed by मिताक्षरा law, the daughter of a कुपार्टनर shall by birth become a कुपार्टनर in her own right in the same manner as the son। तो पहले समझ लो कुपार्टनर होता क्या है, मतलब बेसिक बताया था कुपार्टनर क्या है। कुपार्टनर का सिस्टम ये होता है कि एक किसी भी घर में मेल की 4 पीढ़ी जो होती है, जैसे मान लीजिए ये है ए,
इसके फादर, फादर के फादर, फादर फादर फादर, 4 पीढ़ी जो होती हैं ये मिलके बनाती हैं कोपासनरी, ठीक है। मगर सिर्फ मेल, पहले ऐसा मतलब होता था, आप समझो सिर्फ मेल जो होते थे वो कोपासना बनाते थे। एक जॉइंट हिंदू फैमिली हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, उसमें तो बहुत लोग हो सकते हैं, है ना, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, बट कोपासनरी कौन बनाती है? मेल बनाती है। एक अगर आप जहां से भी आप मतलब जहां से आप उसे गिन रहे हो उसके बाद 3 और ले लो, आप 3 जनरेशन और ले लो, है ना, 4 जनरेशन। जैसी एक जनरेशन ऊपर की मर जाएगी तो इसके नीचे इसका बच्चा आ जाएगा, ठीक है, फिर ये मर जाएगा तो इसके नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो अभी ये वाली एक उपासना है ना, ये वाली चल रही है ना, ये वाली 4 वाली, फादर है, सन का सन है, सन का सन। अब मान सपोज करो ये मर जाए तो क्या इसका एक नीचे वाला आ जाएगा? नहीं आएगा। बीच में अगर कोई मर गया तो नीचे वाला इंक्लूड नहीं होता है, बीच का मर गया तब भी उतना ही रखेंगे हम, मगर ऊपर का मरता है तो फिर हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। और ये पीटी में नहीं पूछता आपसे उपासना पर, इतना बस याद रखना कि 4 पीढ़ी को उपासना मिलकर बनाते हैं मेल वाली। अभी फीमेल भी इसने अब क्या किया, यही अमेंडमेंट किया इसने कि अब कोपासना प्रॉपर्टी में कोपासना कौन बन गया? बाय बर्थ डॉटर भी बन गई। और कैसे बन गई? बाय बर्थ बन गई, इधर पैदा हुई इधर कोपासना बन गई, है ना। बाय बर्थ बिकम अ कोपासना इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन, जैसे बच्चों को मिल रहा है ऐसे उसे मिल रहा है। तो दूसरा क्या कर रहा है? हैव द सेम राइट इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन अ सन, लड़का होती तो जो उसे राइट मिलता कोपासनरी वो इसमें मिल जाएंगे। तीसरा कह रहा है उतनी सारी लाइबिलिटी मिल जाएंगी, जब भाई जब मतलब राइट मिलेंगे तो लाइबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या निकल कर आई? इंपॉर्टेंट चीज में निकल के आई कि इंपॉर्टेंट चीज में निकल कर आई है कि 9 सितंबर 2005 के अमेंडमेंट से क्या किया है, डॉटर को बाय बर्थ कोपासना बना दिया, है ना। फिर क्या कह रहा है देखो, प्रोवाइडेड दैट, इसमें अगर नीचे देखो, एंड एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षर कोपासना शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रेफरेंस टू डॉटर, वो तो ठीक है, चलो उसमें कोई इशू नहीं है। कह रहा प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट ऑफ इनवैलिडेट any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December 2004। क्या कह रहा है? कह रहा 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई अलाइनेशन हुआ था, कोई पार्टीशन हुआ था, कोई टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन हुआ था, तो फिर उसको आप दोबारा से आप उसे इफेक्ट नहीं करेगा, इन द सेंस कि आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ 19 दिसंबर को, एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, सॉरी 19 दिसंबर को बोल रहा हूँ, एक लड़की पैदा हुई मान लो कि 10 जनवरी को, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 19 दिसंबर को बेच दी थी, या इसकी घर में पार्टीशन कर लेता, हिस्से करके अलग अलग कर दिए सबके। अब ये कह रही है मैं तो 10 जनवरी को पैदा हुई हूं, ठीक है, और मैं ये क्यों कहने लग रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं 9 सितंबर 2005 है ना, 10 सितंबर मानो इसको। अब ये कह रही कि मेरे को तो वो प्रॉपर्टी मेरी थी, मुझे दीजिए, तो ये हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ये जो टाइम लिया है ना, लगभग 280 दिन का, 9 महीने का टाइम इन्होंने इसलिए लिया है कि जब से बच्चा गर्भ में आया और उसके पैदा होने का लगभग टाइम है, 20 दिसंबर की डेट इसलिए रखी है कि 20 दिसंबर से 9 सितंबर तक का टाइम, लगभग 9 महीने का टाइम रखा है इन्होंने, 280 दिन वाला जो हिसाब किताब होता है। तो उससे पहले कोई पार्टीशन हो गया, मतलब कि बच्चा जब गर्भ में आया उससे पहले ही मान लीजिए अब आपसी कॉम्प्रोमाइज में, सेटलमेंट में प्रॉपर्टी बेच दी, उसमें किसी ने कुछ कर लिया, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसे कोर्ट नहीं ले जा सकते। उसके बाद अगर कुछ हुआ है, मान लो कि 20 दिसंबर के बाद हुआ, ठीक है, 20 दिसंबर के बाद मान लो 25 दिसंबर को कोई प्रॉपर्टी बिकी है और 10 सितंबर को वो कह रही है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो 25 दिसंबर को बिकी है, तो मैं इसे आप कोर्ट में चैलेंज करूंगी, कोर्ट में आपका जो पार्टीशन है मैं उसे दोबारा खुलवाऊंगी, तो खुलवा सकती है, ठीक है ना। मगर 20 दिसंबर से अगर पहले कुछ हुआ है तो नहीं खुलवा सकती। तो ये एक्चुअली 20 दिसंबर इतना याद ही मत रखना, 9 सितंबर 2005 अगर आपको याद है ना, तो लगभग 9 महीने वाला हिसाब अगर लेके जाओगे तो वैसे ही जोड़ लोगे 2004 के दिसंबर की बात, इतना पूछता भी नहीं, मगर अगर पूछ ले तो डेट वाइज बहुत पर्टिकुलर होगी, डेट ही पूछ ले आपसे, तो उसका तरीका ये है, ठीक है। अब देखो एक चीज और क्या कह रहा है, क्लॉज 2 पीटी पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम एंटाइटल बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1, तो अभी कोपासना होने की वजह से एंटाइटल्ड हो गई, शैल बी हेल्ड बाय हर विद द इंसिडेंट ऑफ कोपासनरी ओनरशिप
and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। तो वो क्या कह रहा है कि ये टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन से भी, टेस्टामेंट्री क्या है मतलब विल वगैरह करके भी वो इसको डिस्पोज कर सकती है, सिंपल बात है ना। टेस्टामेंट्री क्या होती है, विल वगैरह करके भी इसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, क्लॉज 2 बता रहा है बस। ऑब्वियस बात है, आप उसको ओनर बना रहे हो और एब्सोल्यूट ओनर बना रहे हो तो वो तो किसी भी तरीके से कर सकती है। तो ये क्लॉज 2 में उन्होंने लिख दिया है स्पेशल अलग से, और मेल के लिए भी पीछे लिखा हुआ है, भी आगे पढ़ेंगे हम। तो विल वगैरह भी वो कर सकती है, ठीक है। तीसरा जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो तीसरा थोड़ा सा ना आपके लिए एक चीज और इन्होंने जो, एक तो ये क्या को पार्टनर बना दिया फीमेल को, और एक काम और इन्होंने क्या करा, वो क्लॉज 3 में क्या कह रहा है, वेयर ए हिंदू डाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली governed by Mitaksha law shall devolve by testamentary or intestate succession under this act and not by the survivorship। ये इन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला है कि अब जो आपका इंटरेस्ट डिवॉल्व होगा वो टेस्टामेंट्री की तरह से होगा। टेस्टामेंट्री सक्सेशन होगा, सर्वाइवरशिप नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्या नहीं चलेगा, पहले जो होता था 2005 से पहले क्या होता था, सर्वाइवरशिप चलता था। सर्वाइवरशिप मतलब ये होता था, मान लो कि 4 भाई हैं, ठीक है, मान लीजिए एक फादर है, उसके सन 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 सन, ठीक है, और इसका भी है सन सन, है ना। अब क्या हुआ, ये मर गया, तो पहले क्या चलता था, मान लो ये पहले ही मर गया चारों भाइयों में, अब फादर की डेथ हुई तो क्या होता था कि इन तीनों में बंटता था। पहले भाई ये जिंदा थे, ये सर्वाइव कर रहे थे, और ये वाला भाई मर गया था, तो क्या इसके बच्चों को नहीं मिल पाता था, है ना। इसके बच्चों का सर्वाइवरशिप का रूल ये कहता था जो सर्वाइव कर रहा है उसमें बटेगा, तो तीनों भाई सर्वाइव कर रहे थे, इनको मिलना था। पर अब इन्होंने 2005 के बाद क्या कर दिया, इन्होंने बोला नहीं, टेस्टामेंट्री सक्सेशन जाएगा, अगर ये मर गया तो ये मान लेंगे कि उस दिन पार्टीशन हो गया था, आगे पढ़ेंगे हम, और इसके बच्चों के पास उतना शेयर डिवॉल्व हो जाएगा। कैसे कह रहा है, devolved by testamentary or intestate succession as the case may be under this act or not by survivorship, and the compulsory property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place। जो मैं कहना चाह रहा था कि जिस दिन वो व्यक्ति मरा, जिस दिन ये व्यक्ति मरा था, ये मान लेंगे इसी दिन ना पार्टीशन हो गया था, है ना। तो अब इंटेस्टेड सक्सेशन में जा रहा, मान लो ये मरा, इसके 4 लड़कों को मिलना चाहिए था, सर्वाइवरशिप खत्म है, इन चारों को मान लो कि 1/4 सबको मिलेगा, है ना, 1/4 है ना। अब ये 1/4 इन दोनों, इसके लड़के को ही मिलेगा, है ना। पहले क्या होता था, इसको ये 1/4 हिस्सा यहाँ चला जाता, ये 1/3 ले लेते, अब नहीं है वो सिस्टम। अब क्या है, अब इंटेस्टेड या टेस्टामेंट्री किसी भी तरीके से सक्सेशन है, वैसे जाएगा ये। आई बात समझ में। इसमें अब सर्वाइवरशिप खत्म कर दे। अगर ये पूछ दे आपसे कि अब कौन से रूल के हिसाब से आपका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट डिवॉल्व होता है, तो आप क्या बताओगे, इंटरेस्टेड और या फिर क्या है आपका टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री क्या है, विल वगैरह है, और इंटरेस्टेड है कि आप अपना खुद, मतलब कि आप सक्सेशन में जा रहे हो, मतलब कि आप मर गए तो डिवॉल्व होता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जितने बच्चे होते हैं उसमें डिवॉल्व होता है, लास्ट में क्या होता है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा था, डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इट अलॉटेड टू सन। तो ये भी बात कह रहा है कि भाई सन को और डॉटर को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, ये बात भी सही है। द शेयर ऑफ द प्री डिजीज्ड सन और अ प्री डिजीज्ड डॉटर एज दे वुड हैव गॉट had they been alive at the time of partition shall be allotted to a surviving child of such प्रीपोज। जो मैंने आपको बताया कि ऐसे मर गया तो इसका शेयर इसके बच्चों को जाएगा, है ना, इसका शेयर इसके बच्चों को जाएगा, जैसे कि वो जिंदा होता उस टाइम पार्टीशन हो गया था, ऐसे जाएगा। तो ये 1/4 इसको मिल रहा था, जो ये तो मर गया, तो इसका यहां पर जाएगा 1/4 का आधा हो जाएगा, तो 1/8 वो 1/8, ये 2 हिस्से यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि अब सर्वाइवरशिप खत्म हो गई, तो कब से हुई है, तो 2005 के अमेंडमेंट से खत्म हुई है, ये भी है ना, ये चीज आप याद रखना। एक सर क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पायस ऑब्लिगेशन की बात करता है, ठीक है ना। किसकी बात करता है, पायस ऑब्लिगेशन की बात करता है।
ये इन्होंने अब क्या है, इन्होंने ये भी खत्म किया है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट ऑफ 2005 नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, ग्रैंडसन और क्या है, ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, इन तीनों के खिलाफ प्रोसीड नहीं होगा फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट फादर। मतलब इनके पूर्वजों ने जो पैसा लिया था उसकी रिकवरी आप इनसे नहीं करोगे, सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन अंडर द हिंदू लॉ। तो पायस ऑब्लिगेशन पे अगर इन्होंने कुछ पैसा उधार इनके पापा ने, इनके दादाजी ने, इनके परदादाजी ने लिया था, तो आप इनसे रिकवरी नहीं कर सकते, है ना। पायस ऑब्लिगेशन इज लाइक कोई रिलीजियस, कोई मतलब काम करने के लिए पैसा उधार लिया है ना। जैसे मान लीजिए क्रिमेशन के लिए पैसा उधार ले लिया, जो वैसे कुछ धार्मिक कुछ उसमें करने के लिए पैसा उधार लिया कोई, उसकी रिकवरी आप बच्चों से नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस ग्राउंड पर नहीं कर सकते। ये इन्होंने एक और चेंज 2005 से 3 चेंज कर दिए। एक तो बेटी को कुपासना बना दिया बाय बर्थ, दूसरा क्या किया कि सर्वाइवरशिप खत्म कर दी, इंटरस्टेट को लेकर आ गए, और तीसरा इन्होंने क्या किया, पायस ऑब्लिगेशन है ग्राउंड पर सिर्फ आप। अब ये 3 पीढ़ी याद रखना, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, इन तीनों से आप नहीं ले सकते। तो ये कल में पूछ देता है किन से नहीं ले सकते, तीनों चीज, तीनों का नाम पूछ देता है ना। ये बात आप ध्यान रखना। पर एक इन्होंने इसमें क्या देखो लाइन जोड़ दी आगे, कह रहा प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी डेट कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 nothing contained in this subsection shall affect a the right of any creditor to proceed against the son, grandson, as the case may be। तो 2005 से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई ऐसा डेट है, तो फिर आप कर सकते हो, है ना। और any alienation made in respect of any satisfaction of any such debt, any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation as the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as the Hindu section had not been enacted। सही बात है। तो ये तो ये कह रहा है कि भाई अगर अमेंडमेंट एक्ट से पहले, वही 9 सितंबर 2005 से पहले अगर आपने कुछ लिया था तो ठीक है, उसमें तो आप प्रोसीड कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। अगर उसके बाद किसी ने अगर पायस ऑब्लिगेशन में कुछ लाइबिलिटी है किसी की, तो आप सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन से नहीं मांग सकते। ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या है, क्लॉज 5 देखो आप। क्लॉज 5 क्या कह रहा है, कह रहा नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन विच हैज बीन इफेक्टेड बिफोर द 20th day ऑफ दिसंबर। ये तो बात सही है कि पार्टीशन 20 दिसंबर से अगर पहले हो गया है ना, तो उसे इफेक्ट करेगा नहीं। मगर पार्टीशन कौन सा होगा ये पूछता है कभी कभी कि पार्टीशन, एक 2-3 तरीके के पार्टीशन है। एक होता है घर घर में 4-6 लोग बैठे, उन्होंने कहा ठीक है भाई देख लो कर लो बंटवारा, है ना। वो वाला पार्टीशन की वैल्यू नहीं है। आपके कोर्ट के थ्रू अगर पार्टीशन हुआ है, डिक्री के थ्रू अगर पार्टीशन हुआ है, वो वाला पार्टीशन माना जाएगा, और उसको दे रहा है एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि पूछ लेता है कि पार्टीशन कौन सा वाला, जो इसमें 20 दिसंबर 2004 से पहले जो बात कर रहा है पार्टीशन की, कौन सा वाला पार्टीशन होगा। एक्सप्रेशन कह रही है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पार्टीशन मीन्स एनी पार्टीशन made by execution of a deed of partition duly registered। तो फिर अगर कोई आपने पार्टीशन डीड ड्यूली रजिस्टर्ड कराई थी, रजिस्टर्ड डीड के थ्रू पार्टीशन किया था, है ना, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, और पार्टीशन इफेक्टेड बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट। यहाँ पे डिक्री, कोर्ट की डिक्री की वजह से पार्टीशन हुआ था। 2 चीजें कि आपने जिस डीड से किया वो रजिस्टर्ड डीड थी, और या फिर डिक्री से पार्टीशन। घर में बैठ के 4 लोगों ने पार्टीशन कर लिया कि कोई वैल्यू नहीं है, वो चाहे 20 दिसंबर से पहले ही हुआ हो, वो भी खुलवा देगी लड़की चाहेगी। मान लो सपोज करो कि 1980 में पार्टीशन हो गया, मतलब करो 20-30-40 साल पहले, और उसे आज याद आ जाए कि अच्छा मेरे को तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो आपका क्योंकि ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं था या फिर डिक्री के थ्रू नहीं हुआ था, घर घर में बैठ के कर लिया था, तो फिर वो आज भी पार्टीशन खुलवा देगी। आई बात समझ में। इसलिए अगर पार्टीशन करो तो कैसे करो, रजिस्टर्ड डीड से करो। उनका सरेंडर वो ले लो, रिलिंक्विश डीड उनसे ले लो, मैं अपना हिस्सा छोड़ रही हूँ, ठीक है। खैर 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें जो है 8 है। 8 से शुरू होता है आपका इंपॉर्टेंट पीटी के क्वेश्चन, यहाँ से 8 से शुरू होते हैं। अब देखो 8 से लेके और 13 तक
8 से लेकर 13 तक बताता है कि मेल्स का ना इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगा, सॉरी मेल का इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगा। अगर वो कोई बिना विल के मर गया, बिना कोई विल करे मर गया, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, है ना, ये बताता है 8 से लेके 13 तक। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो 8 क्या कह रहा है, जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल को, मेल के जनरल रूल क्या होंगे देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है देखो जी, 8 का ए क्या कह रहा है, कह रहा फर्स्टली अपॉन द हेयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1, मतलब कि क्लास 1 के जो हेयर है, क्लास 1 के हेयर है, उन पे डिवॉल्व होगा। क्लास 1 हेयर का इसके शेड्यूल में पीछे क्लास 1 क्लास 2 सब दे रखा है, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि अगर मान लीजिए फादर मरता है और उसका सन और डॉटर है शेड्यूल में, क्लास 1 हेयर है, तो फादर मरेगा तो इन बच्चों में 1/2 बढ़ जाएगा, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्लास 1 हेयर में डिवॉल्व होगा, जितने भी क्लास 1 हेयर। दूसरा, अगर क्लास 1 हेयर नहीं है तो फिर क्लास 2 में जाएगा, है ना, क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2 में जाएगा। तीसरा कि इफ देयर इज नो हेयर ऑफ एनी ऑफ द 2 क्लासेस देन अपॉन द एग्नेट ऑफ द डिजीज, किस पे जाएगा, एग्नेट। और एग्नेट कौन होता है, मैंने क्या बताया था, तुरंत लिख के बता दो एग्नेट कौन होते हैं। अगर एग्नेट, अगर मतलब सेकंड क्लास में नहीं तो कौन जाएगा, एग्नेट पे जाएगा, और एग्नेट भी नहीं तो किस पे जाएगा, कॉग्नेट। 4 इन्होंने क्लास बता दिए। रिलेटेड होली थ्रू मेल्स, मेल नहीं होते, कोई लेडीज भी हो सकती है, एग्नेट होली थ्रू मेल रिलेटेड होते हैं। अरे कोई लेडीज भी तो हो सकती है, सपोज करो ऐसे, ऐसा थोड़ा ना मेल एग्नेट होता है। मान लो एक फीमेल है, ठीक है, इसके चाचा का लड़का, ठीक है, ये भी तो होली थ्रू मेल्स रिलेटेड है ना, ऐसे, ठीक है। एक चीज होगा, तो 4 कौन सी बन गई आपकी, पहले क्लास 1 ईयर, फिर क्लास 2 ईयर, फिर किन पे जाएगा, एग्नेट, फिर कॉग्नेट, ठीक है। अब समझ लो क्लास 1 हेयर, एक बार शेड्यूल आप देख लो, आपको एक थोड़ा एक क्वेश्चन बनाता है, इसलिए मैं आपको क्लास 1 क्लास हेयर बताना चाह रहा हूँ। या फिर एक काम करता हूँ, रुको पहले इनको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जब पूरा समझ जाओगे ना कॉन्सेप्ट, तो उस शेड्यूल को देखना, आपको लेसन मिलेगा। कोई बात नहीं। तो अब देखो, अब तो ये होगा क्लियर कि हमें किस किस को मिलना है। पहले इन भैया को मिलेगा, ये नहीं होंगे तो वो वाले भैया, वो नहीं होंगे तो वो वाले, और वो नहीं होंगे तो वो वाले। अब देखो 9 क्या क्या, अब ये देखो, ये भी पीटी का क्वेश्चन था, ये चारों जो दिए ना, ये क्वेश्चन है सेक्शन 8 का, पूछ देगा आपसे कि अच्छा अगर मान लीजिए कि क्लास 1 हेयर है तो क्या क्लास 2 को मिलेगा, और क्लास 1 है तो पूरा क्लास 1 ले जाएगा ना, क्लास 2 को नहीं मिलेगा। क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2 को मिलेगा, क्लास 2 नहीं है तो फिर एग्नेट को मिलेगा। सेक्शन 9 क्या कह रहा है देखो, इंपॉर्टेंट बात बताएगा, कह रहा है अमंग द हेयर्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल दोज इन क्लास 1 shall take simultaneously and to the exclusion of the other all hairs, all other hairs। क्या कह रहा है कि जो क्लास 1 में है सब कुछ ले जाएंगे, क्लास 2 वालों को कुछ नहीं मिलेगा, और इन सबको साइमल्टेनियसली मिलेगा। इनको कैसे मिलेगा, साइमल्टेनियस। मान लो क्लास 1 में 1 2 3 4 लोग हैं क्लास 1 ईयर में, इन सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। ओवरऑल ये कहना साइमल्टेनियस मतलब बराबर हिस्सा मिलेगा क्लास 1 में, और क्लास 2 को एक्सक्लूड कर देगा। मतलब क्या, क्लास 1 में अगर मान लो 4 लोग हैं तो फिर क्लास 2 के जब 25 लोग हों, डजेंट मैटर, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो बाहर खत्म, ठीक है ना। क्लास 1 का जो यात्री है उसको बहुत सुविधा है, क्लास 2 के यात्रियों को सुविधा मिल नहीं रही, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, those in the first entry in class 2 shall be preferred to those in the second entry, those in the second entry shall be preferred to those in the third entry, and so on in succession। कहना क्या चाह रहा, देखो ये था क्लास 1, क्लास 1 में तो सबको साइमल्टेनियसली मिल रहा था, है ना, 4 है तो सबको एक चार मिल रहा था, है ना, वहां कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसमें उन्होंने क्या बोला, क्लास 2, अभी आ गई क्लास 2, क्लास 2 में 1 है 2 है 3 है 4 है। कह रहा जो इस एंट्री में होगा
अगर नंबर 1 एंट्री नंबर 1 वाला व्यक्ति है सब कुछ ले जाएगा, फिर ये दूसरे तीसरे चौथे को कुछ नहीं मिलेगा। अगर मान लो 1 नहीं है तो फिर एंट्री नंबर 2 में देखेंगे कौन कौन है, ये है तो सब कुछ ये ले जाएंगे, फिर 3 और 4 एक्सक्लूड। फिर देखेंगे 2 भी नहीं है अगर मान लो तो 3 देखेंगे, ये है तो इनको पूरा दे देंगे। मतलब कि क्लास 2 में जो होगा पहले वाली एंट्री में, पहली वाली लाइन में जो आता जाएगा उसी को सब कुछ मिल जाएगा। बराबर बांटने का सिस्टम क्लास 2 में नहीं है, बराबर बांटने का सिस्टम कहा था क्लास 1 में था। आई बात समझ में? अब इसका एक बार शेड्यूल खोलो यहीं से ना, आपको देखोगे तो थोड़ा और ढंग से समझ में आएगा। पीछे देखो इसका पेज नंबर मैं क्यों कैसे बताऊंगा, मेरा तो लग गया डायरेक्ट है। आप शेड्यूल खोलो पीछे इसके, खोल लिया? कह रहा है देखो हेयर्स इन क्लास 1 एंड क्लास 2। अब क्लास 1 में देखो बहुत सारे लिखे हैं मगर कोई एंट्री नहीं है, एक लाइन में लिख दिया बस सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है। ये इंपॉर्टेंट है कि मदर क्लास 1 हेयर है ना। सपोज करो एक भाई साहब मरे, इनके एक सन है, एक डॉटर है, ठीक है, और एक विडो है, एक मदर है। क्लास 1 हेयर है ना चारों, सबको 1/4 1/4 सारे क्लास 1 है ना, यही तो है। सबको हमने पढ़ा ना सेक्शन 9 में कि क्या मिलेगा, साइमल्टेनियसली मिलेगा। मान लो इसके फादर भी होते, सपोज करो इसके ना भाई साहब के मदर के साथ ना एक फादर भी जिंदा थे, तो फादर को कुछ नहीं मिलेगा, फादर को कुछ नहीं मिला। क्यों? फादर क्लास 1 हेयर है ही नहीं, क्लास 2 हेयर है, और जब क्लास 1 हेयर अगर है तो क्लास 2 हेयर को कुछ नहीं मिलता। आई बात समझ में? तो क्लास 1 में बहुत सारे हैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा आसान भी है, सन, डॉटर, विडो एंड मदर। फिर उसके बाद जैसे सन का सन है ना, डॉटर का सन है, सन की डॉटर है, डॉटर की डॉटर है, वो लोग भी क्लास 1। ऐसे 16 तरीके के इन्होंने यहाँ पर दे दिए, 16 प्रकार के इन्होंने क्लास 1 हेयर दे दिए। 16 प्रकार के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मदर को जरूर याद रखो। विडो तो ठीक है समझ में आती, क्लास 1 हेयर है, मदर है। अब देखो क्लास 2 जो काम है वो क्लास 2 में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 दे रखा है इन्होंने, 1 2 3 4 ऐसे करके है ना, और इन्होंने 1 में दिया फादर, सपोज करो यहां दिया फादर, और फिर नीचे कौन दे रहा है, सन का, सन के डॉटर की सन है, या सन की डॉटर की डॉटर है, ब्रदर है, सिस्टर है, मान लो ब्रदर है ना, सिस्टर है ना। अब मान लो ये भाई साहब थे और इनके मान लो क्लास 1 हेयर नहीं थे, इनके कोई, इनका सन नहीं था, इनकी डॉटर नहीं थी, कुछ नहीं था, इनके एक फादर जिंदा थे, एक भाई साहब जिंदा थे, एक बहन जी जिंदा थे। अब मुझे बताओ इसमें किसको कितना कितना मिलेगा, बताओ, ये बता दो मुझे इस वाले फिगर में, बस किसको कितना कितना मिलेगा, मैं समझ जाऊंगा, आपको क्लास 2 की एंट्री समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए बोल रहा हूं। इसके फादर जिंदा है, ब्रदर जिंदा है, सिस्टर जिंदा है, बताओ किसको कितना कितना दोगे आप? बताओ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भावना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फादर क्योंकि एंट्री में, प्रेफर्ड एंट्री में है, फर्स्ट एंट्री में, वो इन दोनों को एक्सक्लूड कर देगा, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर साइमल्टेनियसली का सिस्टम नहीं है क्लास 2 में, तो फादर सब कुछ ले जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो ऐसे ही सिस्टम है। वो पता क्या करते हैं, मान लो सपोज करो यूके वाले क्या करेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे आपके लिए, है ना। अब आपको थोड़ा मोटा मोटा देखना है कौन किस एंट्री में, जैसे मान लो आपने देख लिया भाई बहन सेकंड में, क्लास 2 की, और पहले पापा है, तो अगर फादर है तो फिर सबको हटा देना, फादर को दे देना, है ना। या फिर ब्रदर का सन या सिस्टर का सन दे देते हैं कभी कभी, ये जो 4th एंट्री जो है ना, ब्रदर का सन दे देंगे, कौन होगा, भतीजा हो गया, है ना। तो ये आपको अब इसे देखना पड़ेगा कहां पर है, ये एंट्री आपको देखनी पड़ेगी। आप इसे देखो, अब मान लो भतीजा दे दिया आपने, ब्रदर का सन दे दिया, और उसके नीचे इन्होंने दिया है फादर्स का, कहां पर है, फादर्स फादर, मतलब कि दादाजी को भतीजे से नीचे रखा है इन्होंने। अब ऑप्शन में दादाजी देगा और भतीजा देगा, तो ऐसा लगेगा दादाजी ज्यादा बड़े हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए, दादाजी ना लगा देना, क्योंकि वो एंट्री में नीचे अगर भतीजा है तो दादाजी को कुछ नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये देख लेना, ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉजिक तो आप समझ गए हो कैसे कैसे बढ़ रहा है, मगर कभी कभी एंट्री में गड़बड़ ना हो जाए, ये कह रहे हैं। ठीक है, 9th समझ में आ गया। इसके बाद 10 देखो, अब क्या कह रहा है, देखो जनरल बात समझ में आ गई। अब देखो 10 कह रहा है,
द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट सेल बी डिवाइडेड अमंग द हेयर इन क्लास वन। अब क्लास वन में कैसे कैसे डिवाइड होगा, देखो क्या कह रहा है क्लास वन में। अब तक तो पहले बताया भाई फर्स्ट क्लास को, फिर सेकंड को, फिर एग्नेट को, फिर कॉग्नेट को, तो बोल दे क्लास वन में साइमल्टेनियसली जाएगा, क्लास टू को एक्सक्लूड कर देगा। अगर क्लास टू वाले हैं तो फर्स्ट एंट्री वाले दूसरे को कर देंगे, दूसरे वाले तीसरे को कर देंगे, चलता रहेगा। कह रहा है अब आ जाओ जी क्लास वन में कैसे बटेगा। रूल वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा था इंटरस्टेट विडो और इफ देयर आर मोर विडोज देन वन ऑल विडोज टुगेदर शैल टेक वन शेयर। मतलब कि अगर किसी की विडो है तो एक शेयर लेगी, है ना। मगर सपोज करो कि उसकी 2 वाइफ थी, 3 वाइफ थी, तो फिर एक एक शेयर नहीं लेंगी। सपोज करो एफ है, इसकी 3 वाइफ थी, है ना, कौशल्या, केकई और तीसरी वाली का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 3 वाइफ थी और फिर इनके बच्चे भी थे, सन था, डॉटर था, ये सब भी था। अब इन लोगों ने क्या बोला, ये भाई साहब मर गए, उन्होंने बोला एक काम करो 5 होगा ना, 3 विडो 2 ये 1/5 1/5 कर दो, ये नहीं होगा। तो इस वाले में क्या होगा, तीनों मिलकर एक शेयर लेंगी और 2 ये है तो 1/3 ये लेंगी और 1/3 डॉटर लेगी, 1/3 सन लेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, पूछता है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि अगर सिंगल विडो है तो एक शेयर लेगी और एक से ज्यादा विडो है तो सब मिलाकर एक शेयर लेगी, एक बात। दूसरा, द सर्वाइविंग सन एंड डॉटर एंड द मदर ऑफ द इंटरस्टेट सेल ईच टेक वन शेयर। तो वो तो ठीक है, हम समझ भी गए थे, बार बार पढ़ रहे हैं हम कि मदर है, सन है, डॉटर है, एक एक शेयर लेंगे, है ना, ये ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ ईच प्री डिजीज सन और ईच प्री डिजीज डॉटर ऑफ द इंटरस्टेट सेल टेक बिटवीन देम वन शेयर। तो बस ठीक है, ये बात समझा दो। एफ है, एक सन है, एक सन है, एक डॉटर है, इसका एक सन है और एक और सन है, इसके भी एक सन है, एक सन है, इसका भी एक सन है और एक सन है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करो कि ये भैया मर गए, है ना, और ये अब मरे हैं, इनका डिवॉल्व होना है इन लोगों, तो 1/3 1/3 1/3 बनता है इनका, तो ये लेंगे 1/3, ये लेंगी 1/3 और ये जो 1/3 है वो इन पर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 1/6 1/6। तो ये कह रहे हैं कि जो प्री डिजीज है वो सब मिलके, प्री डिजीज के जो बच्चे हैं वो मिलकर एक शेयर लेंगे। तो 1/3 ही शेयर तो लिया ना उन्होंने भी, इसका 1/3 आपस में बांट लिया, 1/6 1/6 कर दिया, है ना, कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। विडो वाला इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट है विडो, वो पूछता है कि रूल 10 में कैसे, मतलब कि विडो कैसे जाएगी, है ना। अब देखो 11 में क्या कह रहा है, सेक्शन 11 में कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द हेयर्स स्पेसिफाइड एनी वन एंट्री इन क्लास सेकंड ऑफ द शेड्यूल सो दैट दे शेयर इक्वली। कह रहा है कि एंट्री, मान लो अभी हमने देखा क्लास टू की हमने देखा, फर्स्ट वाली में तो पापा थे, सिर्फ फादर थे, और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में काफी लोग थे, 1 2 3 1 2 3 4। ये कह रहा है कि इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ये तीनों लोग इक्वल शेयर ले, बस। कह रहा है कि एक एंट्री में अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो ऐसे डिवाइड करेंगे कि तीनों लोग इक्वल शेयर ले, है ना, ठीक है। 11 इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पीटी पर्पज से आपके लिए 8 9 10 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। 12 देखो, 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट ऑफ कॉग्नेट। अब एग्नेट कॉग्नेट में बता रहा है आपको सक्सेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, एज द केस में शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ प्रेफरेंस लेट डाउन हियर अंडर। किस प्रेफरेंस पे दोगे, तो कह रहा है रूल 1 कह रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 12 मगर फिर भी देखो जरूर उसको। कह रहा ऑफ 2 हेयर्स, 2 अगर हेयर है, द वन हु हैज फ्यूअर और नो डिग्री ऑफ एसेंट इन द प्रेफर्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ये भाई साहब है, ठीक है, और इसका एक एग्नेट है ये, है ना। अब इसके फादर और एक और है इसका, ये 2 हैं इसके, मतलब जिन्हें मिलना है, तो ये फादर हैं, इनका ये भाई हो गया ऐसे करके मान इसको, ठीक है, और ये फादर के फादर, ये इनका भाई, ठीक है। तो अब इसकी अगर देखा जाए, ये बोल रहा है कि उस एग्नेट को, दोनों ही एग्नेट है, दोनों ही एग्नेट है, मगर कह रहा है जिसकी कम डिग्री होगी एग्नेट की या फिर बिल्कुल डिग्री नहीं उसको मिलेगी। कैसे, अब देखो ये सीधे बाप से यहाँ पर आ गया ना, इसको मिल जाएगी, ये तो एक और क्या बोलते हैं उसे, जनरेशन ऊपर चला गया ना, तो इसकी डिग्री दूर की होगी, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा।
सब कुछ ले जाएगा बी। जिसकी कम डिग्री होगी, जिसकी या फिर बिल्कुल डिग्री नहीं होगी एग्नेट में, वो जीत जाएगा, उसको मिल जाएगा, है ना। पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है कि वेयर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एसेंट इज द सेम और नन, द हेयर इज प्रेफर्ड हु हैज फ्यू और नो डिग्री ऑफ डेसेंट। बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई। कह रहा है कि अगर सबके दोनों के एसेंट एक ही हो, ठीक है, इसके ऊपर एक को ले लो एफ एफ, है ना। अब इसका हो गया एफ एफ वन और एफ एफ टू और इसका हो गया एफ एफ थ्री। अब मान लीजिए ये भी एग्नेट है, ये भी एग्नेट है। कह रहा है कि मान लीजिए दोनों के जो वो है आपके क्या बोलते हैं एसेंट है वो सेम है, ये जो है पूर्वज सेम है, तो क्या कह रहा है फिर आपके क्या होगा, जिसकी डिसेंट कम होंगे उसको मिलेगा। तो इसका कम है ना एक पीढ़ी का, ये है, ये एक पीढ़ी और ज्यादा नीचे आ गया, ये एक पीढ़ी कम है, तो एफ एफ वन ले जाएगा पूरा, एफ एफ वन पूरा लेकर चला जाएगा, क्योंकि इसकी डिसेंडेंट में इसकी क्या है, डिग्री कम है। इसमें डिग्री का खेल है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो अगर मान लीजिए ऊपर में पूर्वज में देखोगे तो जिसका कम पड़ेगा या बिल्कुल डिग्री नहीं उसको मिल जाएगा, और अगर नीचे देखोगे आप तो फिर जिसकी कम पड़ेगी उसको मिल जाएगा, है क्या नहीं। आई बात समझ में। तो फिर इसमें देखना कौन सी डिग्री कम है कौन सी डिग्री ज्यादा है, ठीक है। और तीसरा क्या करा, वेयर नीदर हियर इज एंटाइटल्ड टू प्रेफर टू द अदर रूल अंडर वन और टू, दे टेक साइमल्टेनियसली। अगर दोनों ही प्रेफरेंस बराबर बैठ रही है तो साइमल्टेनियस लेंगे, ये तो हम भी बात समझ रहे हैं भाई, दोनों एक ही बराबर एक ही फुट पे साइमल्टेनियसली लेंगे। सेक्शन 12 एग्नेट कोग्नेट। एग्नेट में क्या है, फ्यूअर डिग्री, ये याद रखना, वैसे ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूअर डिग्री होगा, फ्यूअर डिग्री होगा तो उसको मिलेगा, ठीक है। 12। 13 क्या कह रहा है, 13 नॉट सो इंपॉर्टेंट। कह रहा फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट और कोग्नेट, रिलेशनशिप शैल बी रिकॉन्ड फ्रॉम द इंटेस्टेड टू द हेयर इन द टर्म ऑफ डिग्री ऑफ एसेंट और डिसेंट, डिग्री ऑफ डेसेंट और बोथ ऐसे। बस ये कह रहा है कि जब हम डिग्री का कंप्यूटेशन करेंगे ना, तो जो मरा है वहां से गिनना शुरू करेंगे, इसको हम एक वो जनरेशन मानेंगे, है ना। रिलेशनशिप शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटरस्टेट, तो जिसकी डेथ हुई है वहां से हम रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करेंगे, वहां से गणना करेंगे। तो एक जनरेशन जिसकी डेथ हुई है उसको भी मानेंगे, है ना। और डिग्री ऑफ एसेंट एंड डिग्री ऑफ डेसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटरस्टेट, ठीक है, समझ में आ रही है। और एवरी जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट डिग्री इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, नॉट इम्पोर्टेंट। आपके 13 में जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो मरा है ना उसको भी एक जनरेशन मानना, बस जो इंपॉर्टेंट है। ये भी नहीं है वैसे तो पूछा, तो ये भी नहीं है, मगर बाई चांस पूछ ले। इंपॉर्टेंट आपके लिए था 8, 9, 10, 8, 9, 10, और उसमें भी 8 और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, 8 और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसी पे क्या करता है, एक बनाता है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में ज्यादातर पता है क्लास सेकंड के हेयर डाल देता है, आपके क्लास 1 से भी नहीं बनाता है। ज्यादातर अगर प्रॉब्लम बनाना चाहता है क्लास 2 से बनाता है, और वहां पे रख देगा ऐसे, मान लीजिए वही भतीजा रख देगा, है ना, और ऐसे रख देगा कि बहन का लड़का, ऐसे करके अलग, मतलब ऊपर नीचे 2-3 का फर्क रख देता है, और ये पूछ लेता किसे मिलेगा, है ना। जैसे फादर रख दिए, भतीजा रख दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है वहां पर, ये करता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनाता है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 14 देखो आप, सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि फीमेल हिंदू की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। कह रहा है, ये ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, पहले क्या होता था, कुछ प्रॉपर्टी फीमेल को देते थे मगर बेचारे को ना फुल ओनरशिप नहीं देते थे, रहने के लिए दे दी, यूज करने के लिए दे दी, फुल ओनरशिप कभी नहीं देते थे। तो वो सेक्शन 14 इसको दूर कर रहा है, और क्या बता रहा है देखो, कह रहा है एनी प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू, किसी महिला ने अगर कोई प्रॉपर्टी पजेस्ट कर रखी है, वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट से पहले या बाद में एक्वायर्ड करी हो, शैल बी हेल्ड बाय हर एज फुल ओनर देयर ऑफ एंड नॉट एज अ लिमिटेड ओनर। वही चीज क्या कह रहा है, फुल ओनरशिप मिलेगी। फुल ओनर का मतलब ये होता है कि मैं जो चाहूं करूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को वो आग लगाते, उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट देते, उस प्रॉपर्टी को लीज पे देते, मॉर्टगेज करते, फुल ओनरशिप।
लिमिटेड ओनरशिप नहीं है कि नहीं तुम ये कर सकते हो, बस ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसने एक्वायर करी है तो उसको फुल ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी में। 14 में ये पूछता है, ठीक है, 14 में ये पूछता है। मगर देखो क्लॉज 2 देखो आप, इंपॉर्टेंट क्लॉज 2 भी है इसका। कह रहा है नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड वे ऑफ गिफ्ट और अंडर अ विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मान लो कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट से मिली, विल से मिली या किसी और इंस्ट्रूमेंट से मिली, और अंडर डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट और अंडर एन अवार्ड वेयर द टर्म ऑफ गिफ्ट विल और द इंस्ट्रूमेंट और द डिक्री ऑर्डर अवार्ड प्रिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन। तो मान लो किसी ने गिफ्ट करा किसी महिला को, पति ने पत्नी को गिफ्ट करा सपोज करो, है ना, और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम इसे मान लो 20 साल तक बेच नहीं सकती हो, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो सब्जेक्ट टू दैट रिस्ट्रिक्शन वो होगी। ये नहीं बोल सकते कि 14 में तो कहा है कि मैं तो फुल ओनर हूं, मैं तो अभी 1 साल बाद ही बेचूंगी। तो ये चीजें किसी ने आपको दी है ना, तो ओनरशिप उसकी थी, उसे विल करी है, गिफ्ट करी है, कोर्ट ने कोई डिक्री में लिख कर दिया है, तो फिर वो काम आप नहीं कर सकते। वैसे नॉर्मली आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, वो प्रॉपर्टी आपकी एज अ फुल ओनर। एक्सप्लेनेशन में देख लो प्रॉपर्टी का मतलब क्या कह रहा है। कह रहा मूवेबल इमूवेबल दोनों है, बाय इनहेरिटेंस से मिली हो, है ना, ऐसा कोई मिल जाता है, और एट अ पार्टीशन मिली हो, लीव ऑफ मेंटेनेंस मिली हो, है ना। तो इस तरीके से है, ठीक है, अपनी स्किल से कमा के खरी है, स्त्री धन की बात कर रहा है, वो भी प्रॉपर्टी है। तो वो सब प्रॉपर्टीज है। और अगर किसी ने मान लीजिए गिफ्ट में, विल में, कोर्ट की डिक्री में किसी ने अगर कोई शर्त लगा दी है और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि इसका ये नहीं कर सकते, तो फिर उसमें आप वो काम नहीं कर। ये 14 कह रहा है। और 14 में जो क्वेश्चन पूछता है वो एक्चुअल में वो पूछता है फुल ओनर कहाँ है का प्रोविजन, एब्सोल्यूट ओनरशिप है जो फीमेल की, वो कहाँ है, वो सेक्शन 14, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जी, अब हमने कर दिया था मेल, अब करेंगे हम फीमेल के। फीमेल की डेथ होगी तो क्या होगा, फीमेल की डेथ होगी तो क्या होगा, 15-16, बहुत आसान है इसमें भी। देखो 15 क्या कह रहा है, जैसे हमने 8 से लेकर 13 तक उसका पढ़ा था मेल का, यहाँ पढ़ो 15-16 फीमेल का। कहता प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल सेट आउट इन सेक्शन 16। कह रहा 16 के हिसाब से होंगे, मगर पहला अपॉन द सन एंड डॉटर एंड हस्बैंड। कोई महिला है, सन, डॉटर, हस्बैंड, 3 लोगों पे डिवाइड होगा। और ब्रैकेट में एक बात लिख दिया, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिजीज सन और डॉटर। सपोज तो इनके भी बच्चे हैं, इसकी बच्ची है, कोई लड़का, तो अगर ये मर भी जाते हैं तो भी डिवाइड इन सब में इक्वल होगा, है ना। तो इसके कौन है, इसमें वही क्लास 1 क्लास 2 वाला सिस्टम नहीं रखा है इन्होंने, ध्यान रखना। वो मेल में था क्लास 1 क्लास 2, महिला में तो स्पेसिफिक बता रहा है किसे मिलेगा। तो पहले अगर मान लीजिए सन है, डॉटर, हस्बैंड में से कोई है, ये ले जाएंगे सब कुछ, ये ले जाएंगे सब कुछ, ठीक है। अगर ये नहीं है सपोज करो तो क्या होगा, तीनों ही नहीं है, सन, डॉटर, हस्बैंड कोई नहीं है। सेकेंडली अपॉन द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, तो जो हस्बैंड के हेयर होंगे, है ना, उनको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर मान लो ये भी नहीं है तो क्या होगा, मदर और फादर को, महिला के मदर और फादर को मिल जाएगा। ये सारा हिरार्की याद रखना, हिरार्की पूछता है कभी कभी, हिरार्की पूछता है, इसलिए याद कर लेना। पहले लड़का लड़की हस्बैंड, ये नहीं है तो हस्बैंड के हेयर, हस्बैंड के हेयर भी नहीं है तो कौन है, माँ बाप, माँ बाप नहीं है तो बाप के हेयर, ठीक है। और बाप के हेयर भी नहीं है तो माँ के हेयर। मतलब देखो सब कुछ प्रॉपर्टी ना वापस जा रही है। अगर हस्बैंड नहीं है और हस्बैंड के हेयर नहीं है तो ससुराल में प्रॉपर्टी नहीं रुक रही है ना, माँ बाप को जा रही है, माँ बाप नहीं तो बाप के हेयर को, हेयर नहीं है तो माँ के हेयर को, वापस जा रही है मायके में प्रॉपर्टी सारी। समझो इस बात को, तो थोड़ा याद रहता है। और इसमें एक बात और क्या कह रहा है, देखो ये ए और बी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप इसे देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपका ये ABCD E था। ये 5 आपको अगर याद है ना, यही आपको पीटी में क्वेश्चन बनाता है वो, ठीक है। तो पहला लड़का लड़की पति, दूसरा इनमें से कोई नहीं है तो पति के हेयर को, उनमें से कोई नहीं है माँ बाप को, माँ बाप नहीं है तो बाप के हेयर, बाप के नहीं है माँ के हेयर। ये आपका एक क्वेश्चन सेक्शन 15 से बनता है। हमारे एक छोटी सी बात और ही क्या कह रहा है, ये देखो इसका दूसरे का,
कह रहा एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर shall devolve in the absence of any son, daughter of the deceased or predeceased son or daughter, not upon the other heir, but upon the heirs of the father. देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि एक महिला है, एक फीमेल है, इसको जो प्रॉपर्टी मिली है ना वो इसके पापा से मिली, इसके पापा ने मतलब वहां पर डिवाइडेशन हुआ तो इसको भी कुछ एक मकान मिल गया, ठीक है ना। कह रहा है इसने इनहेरिट करी है ना। अब कह रहा है कि अब इसका कोई बच्चा नहीं है, मान लीजिए सन डॉटर ये है ही नहीं, तो इन्हें तो भूल जाओ, बेचारे के कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। और बच्चे नहीं, बच्चों के बच्चे भी नहीं है, तो फिर ना तो देखो ये प्रॉपर्टी हस्बैंड को जा रही है, ना हस्बैंड को हेयर को जा रही है, जो ABCD की पूरी हिरार्की है ना वो नहीं है, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी फादर के हेयर को जा रही है, मतलब कि पापा का पैसा पापा के बच्चों के पास, है ना। ओवरऑल यही तो बात हुई। भाई अगर मेरे बच्चे नहीं है तो फिर ससुराल की तरफ क्यों बटेगी, भाई हमारे पापा से मिला था, हमारे पापा की तरफ ही चला जाएगा, है ना, तो ससुराल में नहीं बटेगा ये। और ऐसे ही क्या कह रहा है इसमें, एक चीज और क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम हिज फादर इन लॉ। तो अगर मान लो हस्बैंड से कोई इनहेरिट करी है या फिर फादर इन लॉ से करी है, फादर इन लॉ ससुर जी से, ठीक है। In the absence of any son or daughter deceased, not upon the other heirs in the order specified therein, but upon the heirs of the husband. तो कह रहा है फिर और किसी पर नहीं, किस पे जाएगी, हस्बैंड के हेयर पे जाएगी। भाई ये इधर ससुराल की प्रॉपर्टी है, ससुराल में बढ़ जाएगी। तो क्या बात समझ में, इसमें मेन मुद्दा क्या समझ में आया कि मायके से अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है तो और अगर आपके बच्चे नहीं है तो प्रॉपर्टी मायके में वापस चली जाएगी। ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। 15 में समझ आ गई बात, मायके की मायके में जा रही है, अगर पूछते पड़े तो पूछता नहीं है, आपका ABCD से ही पूछता, और बाई चांस अगर पूछ दे तो ठीक है। इसके बाद देखो 16, इसका कह रहा है 16 क्या कह रहा है कि सक्सेशन का ऑर्डर क्या होगा, है ना, सक्सेशन का ऑर्डर क्या होगा। देखो रूल 1 कह रहा है अमंग द हेयर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15, those in one entry shall be preferred to those in the succeeding entry and those including the same entry shall take simultaneously। सही बात है। क्या कह रहा है, पहली एंट्री में जो है वो दूसरी एंट्री को एक्सक्लूड, जो आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए सन है, डॉटर है, हस्बैंड है, ये पहली एंट्री में ये सारा ले जाएंगे और BCDE को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और ये सब क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली लेंगे, 1/3 1/3 1/3। समझ आई। तो ये तो हमने वहां भी पढ़ा था ना मेल वाले में, क्लास 1 ईयर को साइमल्टेनियसली मिलेगा, वो यहाँ कह रहा है कि भैया एंट्री, अब इन्होंने इसको एंट्री बोल दिया, ABCDE को एंट्री बोल दिया इन्होंने। अगर ए एंट्री में कोई है तो उसे पूरा दे देंगे, सॉरी साइमल्टेनियसली बराबर बराबर देंगे, बाकी सबको भगा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। दूसरा क्या कह रहा है, इफ एनी सन और डॉटर ऑफ द इंटरस्टेट हैड predeceased the interstate living his or her own children alive at the time of interstate death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if the living। तो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। ये वाली कह रहा है मान लीजिए महिला है, ये महिला है ना, इसका सन है, डॉटर है, अब ये मर गया पहले ही, तो इसका जो सन है 2 सन है इसके, तो ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड बराबर ले लेंगे, जो इसको हिस्सा मिलने वाला था। ये तो मेल में ही पढ़ते आए ना, ये तो मेल में ही पढ़ते आए है ना, ये तो मेल में ही पढ़ते आए, कोई बड़ी चीज नहीं है। और तीसरा क्या कह रहा है, द डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द हेयर रेफर्ड इन क्लास BCDE एंड इन द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 shall be in the same order and according to the same rule as would have applied if the property had been the father's or mother। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, आपके लिए इसका मेन इंपॉर्टेंट था ना, रूल 1 ही था सबसे ज्यादा, बाकी तो रूल 2 भी ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। 3 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, लिख कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, याद रखना आप इसको। 17 इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 इंपॉर्टेंट है आपका, 18 इंपॉर्टेंट है। फुल ब्लड को क्या है, हाफ ब्लड पर प्रेफरेंस मिलती है ना। क्या कह रहा है, हेयर्स रिलेटेड टू एन इंटरेस्टेड बाय फुल ब्लड शैल बी प्रेफर्ड टू हेयर रिलेटेड बाय हाफ ब्लड इफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इज द सेम इन एवरी अदर एक्सपेक्ट। कह रहा बाकी के मत सब अगर सेम हो और एक व्यक्ति फुल ब्लड हो और एक हाफ ब्लड हो
तो हाफ वाले पर फुल ब्लड वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, बोली जाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ के भी समझ में आ गया, चलो भाई फुल को प्रेफरेंस है, लॉजिकल बात भी बात कर रहा है, मगर पूछता है आपसे क्या पता है, प्रोविजन पूछे तो जब कहाँ दिया है कि फुल ब्लड को हाफ ब्लड पर प्रेफरेंस मिले, यहाँ से आपके प्रोविजन का खेल शुरू जाता है। 8, 9, 10 वो याद रखना है आपको, 15, 16 याद रखना है आपको, 14 देखो याद रखोगे फुल ओनरशिप की बात करता है। अब ये 18 आ गया फुल ब्लड हाफ ब्लड, याद करो 18 में क्या दिया है, फुल ब्लड को हाफ ब्लड पे। 18, 19, 20, 21 ये 4 सेक्शन में से एक सेक्शन पूछ ही देता है, मैं आपको बता रहा हूं। 18, 19, 20, 21 पूछ देगा, एक तो पक्का पूछेगा आपसे। अब देखो 18 में समझ में आ गया। 19 में क्या कह रहा है कि मोड ऑफ सक्सेशन कह रहा है, कह रहा है टू और मोर हेयर सक्सीड टुगेदर टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट दे shall take the property save as otherwise expressly provided in this act per capita not per strip। अब आपको पर कैपिटा पर स्ट्रिप पूरा मैं कैसे समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल चीज है थोड़ा सा, मगर आप जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आखिर जो दो लोग अगर मान लीजिए 2 हेयर है तो उनमें शेयर कैसे बटेगा, अब याद रखना पर कैपिटा बटेगा, पर स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। पर स्ट्रिप अब नहीं चलता है, पर कैपिटा बढ़ता है, मतलब कि पर कैपिटा ऐसे समझो ऐसे इसके ही मान लो एक बच्चा है डीएस का भी ना, एक और इसका पूरी हार की बंदी ना ये, तो पर कैपिटा पर स्ट्रिप में ये फर्क होता है, पर कैपिटा ये वाला होता है, ये वाला मतलब कि इसका जो शेयर है, इसका शेयर इन दोनों में, फिर इसको जो शेयर मिलेगा वो इन दोनों में, ये जो स्ट्रिप ये जो पर कैपिटा ऐसे बढ़ता है शेयर। आप कॉन्सेप्ट में भी मत जाओ तो डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, आपसे जो पूछता है इतना पूछता कैसे बटेगा, तो याद कर लो पर कैपिटा बटेगा, ठीक है। कैसे बटेगा, पर कैपिटा बटेगा, जितना याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब कि सक्सेशन कैसे होगा, तो पर कैपिटा होगा, नॉट पर स्ट्रिप, ये ऑप्शन वो ऐसे देता है, ऑप्शन देगा पर कैपिटा पर स्ट्रिप, तो याद रखना सक्सेशन कैसे होगा, पर कैपिटा होगा, पर स्ट्रिप नहीं होगा, ठीक है। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सेक्शन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड इन वूम का राइट बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, बहुत बार पूछता है। कह रहा चाइल्ड हु वाज इन द वूम एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट एंड हु सब्सिक्वेंटली बोर्न अलाइव shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate। तो ओवरऑल बात यह है कि ये जो भाई साहब मरे हैं ना, इनके टाइम पे ही मान लो इनकी पत्नी की बच्चा था, ये वाला जो पेट में था, अब ये मर गए, उसके बाद ये अलाइव पैदा हुआ, तो ऐसा माना जाएगा कि इनके मरने वाले दिन से पहले ही पैदा हो गई थी। ओवरऑल मानते हैं कि इसको पूरा राइट दे रहे हैं, चाइल्ड इन वूम को पूरा राइट दे रहे हैं। बस सिंपल सी आपको सेक्शन 20 में याद रखना होगा, कह रहे हैं अगर बच्चा लाइफ पैदा हो गया तो उसको फुल राइट है, ऐसे माना जाएगा कि उसके मरने से पहले ही पैदा हो गया, है ना। क्या होगा, उसके मरने से पहले ही पैदा होगा, तो उसका जितना राइट था वो राइट उसको मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चाइल्ड इन वूम कहाँ दिया है, उसका राइट मतलब कहाँ दिया है, ठीक है ना, कहाँ दिया है, सेक्शन 20 में दिया है, याद करो उसको। ऐसे 21 में पूछता है आपसे, कह रहा है कि दो लोग बराबर के मतलब छोटे बड़े एक साथ मर गए तो क्या प्रिजम्पशन करेंगे, कौन पहले मरा है ना। कह रहा है व्हेन 2 persons have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them and if so which survived the other। कह रहा 2 लोग मरे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन पहले मरा कौन सा बचा, है ना, कौन पहले मरा कौन बाद में मरा। कह रहा फॉर ऑल पर्पसेज अफेक्टिंग सक्सेशन टू प्रॉपर्टी इट शैल बी प्रिज्यूम्ड until the contrary is proved that the younger survived the elder। तो हमेशा ये माना जाएगा जो बड़ा था ना वो पहले मरा था, छोटा था ना वो बाद में मरा था, बस इतना ही है। ये तो आसान भी है ना, हम प्रिज्यूम भी ऐसा करेंगे बड़ा पहले मरा, नॉर्मली यही माना जाता है, बड़ा जो मरना होता है पहले मरता है, छोटा फिर बाद में मरता है। तो 18, 19, 20, 21 4 सेक्शन उंगलियों पर गिनना बार बार। 18 में कह रहा है फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलेगी, 19 में कह रहा है पर कैपिटा से आप सक्सेशन करोगे, 20 कह रहा है बच्चा अगर पेट में लाइफ पैदा हुआ उसको पूरा राइट मिलेगा, और 21 कह रहा है
कि ये माना जाएगा कि बड़ा पहले मरा छोटा बाद में। ठीक है, सेक्शन 22 से आपका वैसे तो कुछ नहीं पूछता, इतना पूछता प्रीएम्पशन राइट कहां पर है। प्रीएम्पशन राइट कहां पर है? प्रीएम्पशन राइट आपको पता क्या होता है? प्रीएम्पशन राइट होता है जैसे मान लीजिए आपकी जो पड़ोस की लैंड होती है, आपके घर के पड़ोस में लैंड होती है, उसे खरीदने का अधिकार जो होता है, तो पहले से खरीदने का अधिकार किसी है, तो इसके कुछ ना उन्होंने बना रखे होते हैं भाई। जैसे मान लो इसमें देखो क्या दिया है, कह रहा वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एन इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट और इन एनी बिजनेस carried on by him or her, whether solely or in conjunction with others, devolve upon two or more heirs specified in class 1। तो कह रहा है क्लास 1 के 2 लोगों पे डिवॉल्व कर गया, किसी मान लो घर है, सिंपल घर है मान लो, तो घर का उस पर डिवॉल्व कर गया इंटरेस्ट। ठीक है, एंड एनी वन ऑफ सच हियर प्रपोज टू ट्रांसफर हिज और हर इंटरेस्ट। एक जना कह रहा है भाई मैं तो क्या करूंगा ये लेके, मैं तो जा रहा हूँ विदेश अपना इंटरेस्ट बेच के, है ना। द अदर हेयर शैल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर द इंटरेस्ट प्रपोज टू बी ट्रांसफर। तो अदर हेयर जो होगा ना, है ना, ए बी ए 2 थे उसके हेयर, अब ये तो कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ भाई अमेरिका, तो ये क्या कह रहा है भाई पहला राइट मेरा बनता है मुझे बेच। पहला राइट किसका बनता है? मेरा बनता है कि मुझको बेच। बाकी किसी वैसे तो देखो अगर टीपीएम पढ़ेंगे तो उसमें तो ये है कि भाई तुम सारे राइट होते हैं तुम्हें, तुम जिस मर्जी को बेचोगे ना, है ना, अब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते फुल ओनरशिप को, मगर प्रीएम्पशन राइट में ये इस तरीके का बंधन है। और बहुत वैसे बताओ बहुत कमजोर टाइप का बंधन होता है ये, बहुत सब्सटेंटिव नहीं है, बहुत बाइंडिंग नहीं होता ये। और हाँ कहीं ना कहीं इसको ना रिकॉग्नाइज किया है हमने, हिंदू लॉ में नहीं, मुस्लिम लॉ में भी किया हमने, हक बोलते हैं उसको, वहां भी हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है। वहां भी बहुत कम लिमिटेड उसमें रिकॉग्नाइज करता है ना। और कंसिडरेशन की अगर बात कर रहा है तो वही कह रहा है कि कोर्ट डिटरमाइन करेगा भाई, अगर कोई और ज्यादा पैसा दे रहा है तो फिर कोई बात अलग है, भाई तुम्हें भी पैसा बराबर देना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। और क्या कह रहा है, इफ देयर आर 2 और मोर हेयर्स स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ शेड्यूल proposing to acquire any interest under this section, that heir who offers the highest consideration of the transfer shall be payable। हाँ ऐसा ही है, मैं बताता रहा हूँ, हक वाला सिस्टम है ना। एक्चुअली क्या ना बड़ा ही वीक टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा वीक है, जो प्रीएम्पशनरी राइट की बात कर रहे हैं या मुस्लिम लॉ में हक है ना, बहुत वीक है। इसे लॉ बहुत जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि जब आप किसी को प्रॉपर्टी वाला मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, तो मेरे पे हर तरीके का राइट है ना, मैं जिसे मर्जी उसे बेचूं, मैं बेचूं ना बेचूं, डिस्पोज ऑफ कर दूं, आग लगा दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अगर आप मेरे ओनरशिप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो वो सही नहीं है, इसलिए लॉ इसको बहुत मिनिमम इसको रिकॉग्नाइज करता है। कहने का मतलब ये है ना। तो और इसमें क्या है, जो तीसरा पैराग्राफ कह रहा है अगर 2 मतलब ए बी सी है, तीनों क्लास 1 एयर है, ये भाई साहब बेच के जा रहे हैं, ये कह रहा है मैं 10,000 रुपए दूंगा, ये कह रहा है 8,000 दूंगा, तो ये वाला जीत जाएगा भाई, इससे ज्यादा बोली लगा दी है ना, ये जीत जाएगा, बात खत्म हो गई, है कि नहीं, सिंपल। 22 में प्रीएम्पशन। ठीक है, 23-24 रिपील, 25 देखो मर्डर डिस्क्वालीफाई। अब मार दोगे तो फिर आपको कैसे मिलेगा? जो मारता है वो क्या होता है, फिर उसे इंटरस्टेट सक्सेशन में जगह नहीं मिलती है, भाई साहब बाहर हो जाते हैं। क्या कह रहा है, अ पर्सन हु कमिट मर्डर अबेट द कमीशन ऑफ मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए किसी एक आदमी को बहुत ज्यादा पैसे का लालच था, उसने अपने बाप को ही मार दिया, है ना, और इसी की प्रॉपर्टी कह रहे से मार दूंगा, इनहेरिट कर लो प्रॉपर्टी। 25 कह रहा नहीं कर सकते, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, अब तुम इनहेरिट नहीं कर पाओगे, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। A person who commits murder or abates the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered or any other property in furtherance of the succession to which he or she commit or abate the commission of the murder। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है सक्सेशन के फर्दरेंस में, सपोज करो ए है, इसके फादर है, फादर के फादर है, अब इसने अपने फादर का डेथ नहीं करी, दादाजी को टपका दिया, समझ रहे हो, इनको गोली मारी और चलता करा। कह रहा है कि इससे क्या होगा, जल्दी से मेरे पापा पे आ जाएगी और थोड़ी देर पापा से मेरे पे आ जाएगी प्रॉपर्टी। और ये भी कर दिया तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। इलीगल पर्पस, इलीगल पर्पस क्या, इलीगल पर्पस क्या होगा,
अरे मर्डर नहीं, सिर्फ मर्डर है, इलीगल पर्पस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अब 2 थप्पड़ मार दिए, मार मार के उसका दांत तोड़ दिया, मान लो हाथ तोड़ दिया दादाजी का, बिल्कुल दोनों पैर तोड़ दिए, वो भी तो देखो एक इलीगल वो हो गया ना भाई, वो भी एक ऑफेंस है, मगर उसमें तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा। मर्डर कह रहा है तो मर्डर, मर्डर का मतलब मर्डर बस, हाँ इलीगल पर्पज नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, उसका कह रहा है सेक्शन 26 क्या कह रहा है, कह रहा है कन्वर्ट डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड, क्या कह रहा है, वेयर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अ हिंदू हैज सीज्ड और सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अदर रिलीजन। तो भाई साहब ने क्या किया, कन्वर्ट हो गए, हिंदू से बन गए मुस्लिम। Children born to him or her after such conversion and their descendant shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relative unless such children descendant are Hindus at the time when succession open। तो मान लीजिए कि ए था, ये कन्वर्ट होके बन गया मुस्लिम, ठीक है, अब इसके पापा के पापा और इसके बच्चे के बच्चे, ये तो मान लीजिए कन्वर्जन करके डिस्क्वालीफाई हुआ ही हुआ, इसने तो अपनी जो आगे की पीढ़ियां थी उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, इनको भी नहीं मिलेगा। अगर इसे निकाल देते, सपोज आ जाता तू मुस्लिम बन गया, तू भग, तो दादाजी प्रॉपर्टी पोते को देते, नहीं वो भी नहीं होगा, तुम्हारे बाप ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तुम भी मुस्लिम बन गए, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लोगों यहाँ से। अनलेस, अनलेस क्या कह रहा है कि जब खुला सक्सेशन तो कोई बच्चा हिंदू ना, सपोज करो ऐसा हो कि ये जो है ना, ये भाई ये वाला बंदा जब ये मरे भाई साहब, तो ये वापस कन्वर्ट करके दोबारा से हिंदू बन गया था, ऐसा हो जाए सपोज करो, तो इसको मिल जाएगा। तो मतलब इससे एक फायदा प्रॉपर्टी का लॉ देगा, कन्वर्जन को भी रोक लेगा 26 में, ठीक है, कन्वर्जन थोड़ा रुकेगा ना, आदमी डरेगा कि अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया मुझे पैसा नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा मैं। 25-26 दोनों डिस्क्वालीफाई है ना। और 27 क्या कह रहा है, इफ एनी पर्सन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी इन दिस एक्ट इट शैल डिवॉल्व एज इफ सच पर्सन हैज डाइड बिफोर द इंटरस्टेट। 27 पूछ लेता है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई है तो फिर क्या माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं, वो मर ही गया था, वो मर ही गया था, है ना, वो क्या हो गया था, मर गया था। मतलब ये समझो पूरा पूरा सिस्टम कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो हमारे लिए तो समझो मर गया, बोलते नहीं ऐसे कि हमने तो मान लिया ये मर गया हमारे लिए। तो 27 कह रहा है कि अगर तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो हम तो ये समझ लेंगे तो हमारे लिए मर गए, है ना। 18 में फुल ब्लड आप ब्लड। 19 में क्या था, तुरंत एक सेकंड में दिमाग को घुमाओ, मैंने 19 में क्या पढ़ा, पर कैपिटा। 20 में क्या पढ़ा, करे वूम में बच्चा। 21 में क्या पढ़ा, एल्डर सॉरी यंगर सर्वाइव एल्डर, है ना। 22 में क्या पढ़ा, प्रीएम्पशन, है ना। 25 में क्या पढ़ा, मर्डर। 26 में क्या पढ़ा, कन्वर्जन। 27 में क्या पढ़ा कि वो तो हमारे लिए मर गया अगर डिस्क्वालीफाई। एक एक शब्द से ही ना आपको चीजें याद आ जाएंगी। आपको अगर मर्डर याद आ जाए सपोज करो 25 में, तो आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी, है ना। 26 में कन्वर्जन याद आ जाएगा, पूरी कहानी याद आ जाएगी, है ना। अगर ये याद आ जाए कि वूम 20 में है तो बस पूरी कहानी याद आ जाएगी, इन्हें मत भूलना। और 28 कह रहा है सबसे अच्छी बात कि आपको कोई बीमारी है, कोई आपको डिफेक्ट है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है। नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग टू एनी प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिजीज, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी, सो और सेवर्स प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसएवर। तो कोई बीमारी की वजह से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। 25, 26, 27, 28 चारों डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गए ना। 25 मर्डर को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, 26 कह रहा है हेयर्स को कर रहा है, 27 कह रहा है कि मर गया वो हमारे लिए, और 28 कह रहा है कि बीमारी वगैरह से हम डिस्क्वालीफाई नहीं करते, इतने भी बुरे नहीं है। तो 29 आपको लास्ट जो एक बात बता रहा है बड़ी बढ़िया सी, कह रहा है कि अब कोई नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा, तो स्टेट मिलेगी, है ना। कह रहा है इफ एन इंटरेस्टेड हैज लेफ्ट नो हेयर क्वालिफाइड टू सक्सीड टू हिज और प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सच प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व ऑन द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा,